नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जब नीतीश कुमार पहली बार जेडीयू कार्यालय पहुंचे तो वहां केंद्र बिंदु उनके बेटे निशांत कुमार रहे। भामाशाह जयंती के मौके पर जेडीयू दफ्तर पहुंचे निशांत का जिस तरह से स्वागत हुआ, उससे राज्य के सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार का भव्य स्वागत किया और उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया। दफ्तर के अंदर जय नीतीश के साथ साथ जय निशांत और तय निशांत के नारे गूंज रहे थे। कार्यकर्ताओं का यह उत्साह साफ संकेत दे रहा है कि पार्टी के भीतर निशांत की सक्रियता को लेकर एक बड़ी सहमति बन रही है। खबर सिर्फ स्वागत तक सीमित नहीं है, पार्टी ने निशांत कुमार को लेकर खास गाने भी तैयार किए हैं जो आज दफ्तर में सुनाई दी। सबसे बड़ी जानकारी यह सामने है कि निशांत कुमार 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकालने वाले हैं। इस यात्रा को उनके राजनीतिक लॉन्च के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में एनडीए की नई सरकार बने कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार, विभागों का व्यापक बंटवारा और नए चेहरों के एंट्री पर सस्पेंस के खुलासे का इंतजार लंबा होता जा रहा है। हालांकि सबकी निगाह कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे पर टिकी है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। इनमें कोई देरी वाली बात नहीं है, बस कुछ औपचारिकताओं और चर्चाओं का दौर चल रहा है। हालांकि उन्होंने किसी तिथि की घोषणा नहीं की, लेकिन सूत्रों की माने तो भाजपा और जदयू के शीर्ष नेतृत्व के बीच विभागों के बंटवारे पर सहमति बन चुकी है। माना जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार अपने पुराने भरोसेमंद चेहरे को ही प्राथमिकता देंगे ताकि प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे। जो कभी अपने थे आज बेगाने हो गए। मौजूदा बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐसी बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय गठित INDIA ब्लॉक में शामिल कोई भी दल उसके साथ नहीं है, जबकि इनमें से कई तृणमूल कांग्रेस के लिए आगे बढ़कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बंगाल में पहली सरकार गठित करने वाली कांग्रेस अभी हाशिए पर है। 2021 के विधानसभा चुनाव में वह एक सीट तक नहीं जीत पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राज्य में उसका एक भी सांसद बचा। यह चुनाव उसके लिए फिर से उठ खड़े होने की लड़ाई है। कांग्रेस ने अब की बार वाम मोर्चा को बैसाखी न बनाकर अपने बूते चुनाव लड़ने की बड़ी चुनौती ली है, अर्थात वामपंथियों से उसने खुद का किनारा कर दिया। दूसरी तरफ बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी होने के कारण तृणमूल का उसका प्रतिद्वंदी बन जाना स्वाभाविक है। लेकिन INDIA के कैसे दल हैं जिन्होंने कांग्रेस से मुंह फेर रखा है। बिहार में शराबबंदी लागू हुए 1 दशक बीत गया है। यदि पिछले 1 दशक पर नजर डालें तो क्या वास्तव में बिहार में शराबबंदी कारगर रही है? वास्तविकता यह कि शराबबंदी से महिलाओं के खिलाफ अपराध तो कम हुए और घरेलू हिंसा में कमी आई, लेकिन शराब की तस्करी और बढ़ गई है। इसके अलावा सबसे बुरे नतीजे मिलावटी और जहरीली शराब के कारण बड़ी संख्या में मौत के रूप में सामने आ रही है। अब बिहार सरकार शराब तस्करी रोकने के लिए बड़ा अभियान चला रही है। दूसरी तरफ सरकार में शामिल एक वर्ग शराबबंदी को समाप्त करने की मांग कर रहा है। बता दें कि बिहार में 1 दशक पहले 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी। अब 10 साल बाद देखें तो शराबबंदी को लेकर सामाजिक सुधार और प्रशासनिक कानूनी चुनौतियां आमने सामने हैं। शराब पर रोक लगाने से बिहार की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। लोगों के स्वास्थ्य में सुधार देखा गया, लेकिन जहरीली शराबों से मौत और शराब की तस्करी, राज्य के राजस्व की हानि और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों ने सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी की है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जनसंख्या पर अपनी टिप्पणी से एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज को जनसंख्या वृद्धि या संतानोत्पत्ति को लेकर संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए। उनका यह बयान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के उन बयानों के जवाब में आया है जिन्होंने हाल ही में नागपुर दौरे के दौरान कथित तौर पर लोगों से 4 संतानें पैदा करने और उनमें से एक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करने का आग्रह किया था। विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के सटीक संदर्भ में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने जनसंख्या के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ाने या बच्चा पैदा करने के मामले में संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने विचार, मनुष्य केवल पेट भरने के लिए पैदा नहीं होता, बल्कि काम करने के लिए हाथ और सोचने के लिए दिमाग भी लेकर पैदा होता है। यह अनुमान लगाना असंभव है कि कोई भी बच्चा कितना महान व्यक्ति बनेगा। यदि रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं और प्रभावी ढंग से शासन किया जाए तो सभी का भरण पोषण किया जा सकता है। भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है।
और उन्होंने एक ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए कहा कि प्राचीन काल में जब जनसंख्या इतनी विशाल थी तब भारत को विश्व गुरु माना जाता था और जनसंख्या के आकार को लेकर कोई चिंता नहीं थी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को है। इससे पहले चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रहे हैं। बिहार के बीजेपी के नेता तो बंगाल में प्रचार कर ही रहे हैं। विपक्षी दलों के भी कई नेता ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं। इस बीच बिहार का राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी टीएमसी के प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने बंगाल में चुनाव प्रचार करने पर बीजेपी ने तंज किया है। आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित किया। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कटाक्ष किया है। बिहार के बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव को निशाना बनाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में उनको घूमने से कोई फायदा नहीं होगा। तेजस्वी यादव बिहार की चिंता करें और अपनी पार्टी की चिंता करें। कहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं? जब बिहार के लोग ही उनके नहीं सुन रहे तो बंगाल में भी वही लोग हैं, वे उनकी क्या सुनेंगे। पटना में मेट्रो से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है। 27 अप्रैल से मेट्रो की सेवा उन्हें नहीं मिल पाएगी। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पर CMRS निरीक्षण के कारण मेट्रो नहीं चलेगी। निरीक्षण के बाद पटना मेट्रो 28 अप्रैल से पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल मेट्रो स्टेशन से फिर शुरू हो जाएगी। बता दें कि पटना मेट्रो का काम इन दिनों तेजी से निपटाया जा रहा है। पटना मेट्रो कॉरिडोर 2 की बात करें तो मोइनुल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर स्टेशन के बीच पहला टनल बनाया जा रहा है। इस टनल का निर्माण कार्य अगले महीने यानी मई में पूरा हो जाने की संभावना है, जबकि दूसरे टनल में जून महीने में पूरा होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक कॉरिडोर 2 यानी रेड लाइन में कुल 12 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें से 7 स्टेशन पूरी तरह से अंडरग्राउंड होंगे। बाकी के 5 स्टेशन प्रायोरिटी कॉरिडोर का हिस्सा है। यह कॉरिडोर शहर के पूर्वी और पश्चिमी कोनों को एक सूत्र में पिरोने का काम करेंगे। जब यह रूट पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो अशोक राजपथ और राजेंद्र नगर जैसे व्यस्त इलाकों में रेंगते ट्रैफिक की समस्या एक इतिहास बनकर रह जाएगी। मुंगेर के तारापुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के घर की सीढ़ी को भी प्रशासन ने तोड़ा है। इसके बाद सम्राट चौधरी ने तारापुर में लोगों को संबोधित करते हुए इसके बारे में बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि 1 सप्ताह पहले मुझे रिपोर्ट मिली कि तारापुर में जहां मेरा घर है, मेरे घर की सीढ़ी को भी प्रशासन तोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए किसी की भी ज़मीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि सरकारी ज़मीन पर घर बना है तो उसको ध्वस्त होना ही होगा, उसको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि सुंदर बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पहली बार तारापुर से विधायक बने और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बनने का उन्हें अवसर मिला। ये उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला है, वे अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आए हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय तक बिहार को सजाने का काम किया, विकास का काम किया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने यह भी साफ कर दिया कि बिहार में वित्त की कोई कमी नहीं है।